सो फ्यू डेज बैक आई वॉज ऑन ऑफिस ट्रिप और वापसी पे सब सो चुके थे और मैं अपने एक दोस्त के साथ अपनी रिसेंट वीडियो ग्रीक मैथोलॉजी पे डिस्कशन कर रहा था। हम सबसे आगे बैठे थे और ड्राइवर से भी बातें कर रहे थे कि कहीं वो सो ना जाए। वो बस ड्राइवर खामोशी से हमारी बातें सुनता रहा और कहने लगा, चलें मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाता हूँ। ये बात आज से 12 साल पुरानी है। मैं एक एम्बुलेंस का ड्राइवर था। मुझे ये काम करते 2 साल हो गए थे और एक रात तकरीबन 11 बजे हमें इमरजेंसी कॉल रिसीव होती है। एक लड़की को दौरे पड़ रहे थे। हम अपनी रूटीन के मुताबिक फ़ौरन निकलते हैं। वो लोकेशन थोड़ी वीरान जगह पर थी, आबादी से हटकर। वहाँ का रास्ता बहुत ख़राब था और आसपास कोई था भी नहीं। तो लोकेशन कंफर्म करने के लिए हमने उन्हें कॉल की और पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई शदीद दर्द में हो। हमने लोकेशन कंफर्म की जो कि थोड़ा पीछे थी और जैसे ही हम वहां पहुंचे उस हवेली जैसे घर से खौफ तारी हो रहा था और अंदर से एक आदमी निकला जिसने एक लड़की को गोद में उठाया हुआ था और उसके पीछे एक औरत निकली जो रो रही थी। हम अपना प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद फौरन उसको हॉस्पिटल ले जाने लगे और रास्ते में अजीब चीजें होना स्टार्ट हो गई। पहले तो मेरे कंधे भारी होने लगे जैसे किसी ने मेरे कंधे पकड़े हो। मैंने अपने साथ वाले को बोला कि मुझे कुछ हो रहा है और उसने कहा मेरा भी सर चकरा रहा है और कंधे भारी हो रहे हैं। इतने में जैसे ही हम उस इलाके से बाहर निकले उस लड़की ने चीखना शुरू कर दिया और अजीब आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। कभी वो मर्द की आवाज़ में अजीब जुबान बोलती तो कभी औरत की आवाज़ में। मैं और मेरा साथी हम फौरन समझ गए कि मामला कुछ और है। वो पीछे बैठा आदमी मुंह में कुछ पढ़ रहा था और उस लड़की के सर पे हाथ फेर रहा था और वो औरत उस लड़की को घूरे जा रही थी। उस औरत को देखने से लगता था जैसे वो सदमे में हो। काफ़ी देर तक वो लड़की झटके खाती रही और अचानक उस लड़की के हाथ पांव मुड़ गए। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी डेथ हो गई। वो आदमी रोने लगा और वो औरत स्टिल खामोश थी। चेक करने पर हमें पता तो चल गया था कि उसकी डेथ हो गई है, लेकिन हम उसको हॉस्पिटल ले गए और वहाँ कंफर्म हो गया कि 20 मिनट पहले ही हार्ट अटैक से इसकी डेथ हो गई है। मैंने बहुत बार लोगों को अपने प्यारों को खोते देखा था, लेकिन ये सब देखने के बाद मुझे रात को नींद नहीं आई और मैंने अगले दिन उस लड़की के जनाजे पे जाने का फैसला किया। और वहाँ जाने पर मैं देखता हूँ बहुत मुट्ठी भर लोग वहाँ आए हुए थे। मैं भी जाकर आदमियों के पास बैठ गया और अपना तारुफ करवाया कि मैं मौके पे मौजूद था और रास्ते में मैंने ये सब विटनेस किया था। तो उन आदमियों ने मेरी बात सुनते ही कहा, हमें पहले ही शक था ये उसी जिन का काम है। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। मेरे पूछने पे वो बताते हैं कि इस लड़की की ग्रेट ग्रैंड मदर पे एक जिन आशिक था और उनकी कहीं भी शादी नहीं हो रही थी। उन्होंने बहुत जगह से इलाज भी करवाया लेकिन चीज़ें और बिगड़ती गईं और एट द एंड उन्हें एक बाबा जी मिले जिसने कहा कि आप मेरे शागिर्द के साथ इस लड़की का निकाह करवा दें, फिर वो जिन पीछा छोड़ देगा। और ऐसे ही हुआ, लेकिन उस जिन ने निकाह से पहले ही इनकी ग्रेट ग्रैंड मदर पे हावी होकर सब लोगों के सामने बोला कि मैं तुम्हारी नस्लों तक तुम्हारे साथ रहूंगा। वो जिन नुकसान तो नहीं पहुंचाता था लेकिन अपनी मौजूदगी का इजहार करवाता रहा और आज यही वजह है कि इस लड़की के जनाजे पे इनके रिश्तेदार नहीं हैं क्योंकि इनसे कोई भी नहीं मिलता। मैं बहुत हैरान था कि ऐसा भी होता है, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल था कि आखिर इस लड़की का क्या कसूर था। और मेरे पूछने पे वो बताते हैं कि इस खानदान में ये पहली लड़की थी उस ग्रेट ग्रैंड मदर के बाद और अपनी पैदाइश से ही ये एबनॉर्मल थी। ये खुद से बातें करती, सब बैठे हों तो खामोश रहती और सिर्फ लोगों को घूरती। उसके इस बिहेवियर की वजह से उसका कोई दोस्त नहीं था सिवाय उनके घर में काम करने वाले एक आदमी के जो कि बहुत खूबसूरत था और कहीं से भी काम वाला तो नहीं लगता था। वो आदमी जाने से पहले बताता है कि पूरी फैमिली में मशहूर था कि उनके घर में काम करने वाला जिन था जो इंसानी शक्ल में सामने आता था और उस जिन से ये लड़की भी प्यार करती थी और इनके घर वालों ने
کسی لڑکے سے اس کی شادی کروانا چاہیے، لیکن شاید انہوں نے دیر کر دی تھی۔